ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का ये है सोशल मीडिया कार्यक्रम। स्वीकार कीजिए नीलम मलकानिया का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत आप सभी का। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ संदेश, कुछ जानकारियां। बने रहिएगा हमारे साथ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डायबिटीज विशेषज्ञ डॉक्टर अनुभव ठुकराल। डॉक्टर अनुभव ठुकराल, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर ठुकराल, हम जानना चाहेंगे कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि कोरोना के संक्रमण के दौर में जो व्यक्ति डायबिटिक है या जो हाइपरटेंशन का मरीज है उसके लिए स्थितियां थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं। क्या कारण है कि जो डायबिटिक है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है? इसमें एक तो बहुत कंफ्यूजन जो है, जिसको कि मैं आपके श्रोताओं को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो ये सुनने में आ रहा है कि डायबिटिक पेशेंट्स में कोरोना संक्रमण ज्यादा गंभीर रूप लेता है, इसमें ज्यादातर वो केस हैं जिनको कि पहले से डायबिटीज की बारे में जानकारी नहीं थी कि उन्हें डायबिटीज है और वो कोई डायबिटीज का उपचार भी नहीं ले रहे थे, और या ज्यादातर ऐसे केस हैं जो कि जिनको ज्ञात था कि उन्हें डायबिटीज है और वो मधुमेह के रोगी हैं, लेकिन वो प्रॉपर उसका इलाज नहीं करा रहे थे और अपनी शुगर को नियंत्रण में नहीं रखा हुआ था। जिन लोगों को डायबिटीज है लेकिन उन्होंने अपना शुगर प्रॉपर इलाज से, रेगुलर इलाज से नियंत्रण में रखा हुआ था, उनका जो कॉम्प्लिकेशंस का जो दर है वो लगभग जन सामान्य के बराबर में आ जाता है। तो ज्यादातर केवल उन्हीं केसेस में प्रॉब्लम हो रही है जहाँ पे कि लोगों ने बहुत साल से अपना उसको निग्लेक्ट करा हुआ है और अपने शुगर को कंट्रोल नहीं रखा। तो अगर किसी का भी अभी डायबिटीज है तो डरने की जरूरत नहीं है। अभी से ही अगर वो अपने शुगर को कंट्रोल करने में ध्यान रखेंगे और प्रॉपर उसका इलाज कराएंगे तो ये संक्रमण की कॉम्प्लिकेशन से अभी भी बच सकते हैं। डॉक्टर ठुकराल, आपने बताया कि जिन लोगों ने मधुमेह होने के बावजूद उसको नज़रअंदाज रखा हुआ था और दवा प्रॉपर तरीके से नहीं ले रहे थे और जो शुगर कंट्रोल नहीं था उनका, तो ऐसे लोगों में कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज़्यादा है, और जो लोग अपना नियंत्रण रख पा रहे थे या जिनका नियंत्रित है उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम जानना चाहेंगे कि इस दौर में जब बहुत सारी बंदिशें हैं, व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता उस तरह से नहीं जैसे पहले वो निकल पाता था, तो किन बातों का खास तौर से ध्यान रखे यदि कोई मधुमेह का रोगी है? सबसे पहले तो मधुमेह के रोगियों में ये जरूरी है कि वो एक नियमित व्यायाम की शैली को बनाए रखें। अगर बाहर वॉक पे नहीं जा रहे हैं तो भी ये इंश्योर करें कि घर में भी वो अपना टाइम पीरियड, एक टाइम टेबल बनाएं कि इस टाइम पे हमको कुछ एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे योगा है, साइकिलिंग है, या सिंपल जैसे स्कूल में हम लोग पीटी करते थे, हाथों की एक्सरसाइज करते थे, तो सिंपल आदमी खड़े होकर घर में पीटी कर सकता है। तो ऐसी कोई भी माइल्ड एरोबिक एक्सरसाइजेज जो है नियमित रूप से घंटे 1.5 घंटे दिन भर में जरूर करें। और ये भी देखा गया है कि कई जैसे घर में लोग हैं और बाहर नहीं निकल सकते तो टीवी बहुत ज्यादा देखते हैं और टीवी देखते देखते खाना खाते हैं, तो ये भी अवॉइड करना है मधुमेह के रोगियों को कि टीवी देखते समय खाना ना खाएं, क्योंकि उससे जो है स्नैकिंग बहुत ज्यादा हो जाती है और उससे शुगर बढ़ता है। तो अपने स्नैक के अमाउंट पे भी कंट्रोल रखना है। और जैसे हमारा एक्टिविटी लेवल, अगर कोई बाहर नहीं जा रहे, रोज 4 किलोमीटर चलते थे, अब केवल 2 किलोमीटर चल रहे हैं, तो उनको अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने आहार को भी उसी प्रपोर्शन में कम करना पड़ेगा। जैसे फर्ज करें कि कोई आदमी अगर 4 रोटी खाता था और रोज 4 किलोमीटर चलता था और लॉकडाउन के चक्कर में वो रोज केवल 1 किलोमीटर चल पा रहा है, तो उसको अपनी रोटी भी 4 रोटी से कम करके 3 रोटी या 2 रोटी पे आना पड़ेगा। तो अपने एक्टिविटी लेवल के हिसाब से अपने आहार को मॉडिफाई करना। जी, अपने वजन के हिसाब से भी अपने खान पान को ध्यान रखना होगा। डॉक्टर ठुकराल, इस समय कौन से फल हैं जो उपयुक्त हैं एक मधुमेह के रोगी के सेवन के लिए? फलों के बारे में संदर्भ में यही कहा जाता है कि जो सेब, नाशपाती और अमरूद जो ठोस फल हैं, ये जो है एक लिबरल अमाउंट्स में लिए जा सकते हैं। और जो रसीले फल हैं, जैसे इस समय आम आ रहा है, तो आम ज्यादा सेवन नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत स्वाद के लिए कर सकते हैं। आम, तरबूज, पपीता और अंगूर जो रसीले फल हैं, खा सारे फल सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें अमाउंट पे नियंत्रण रखना है। जो सेब, नाशपाती और अमरूद हैं, ये ठोस फल हैं, इसको लिबरल इंटेक जितना इच्छा अनुसार
ले सकते हैं। फलों के जूस का सेवन से मना करते हैं, खास तौर पे पैकेट वाले जूस और ये आते हैं, ये नहीं लेने चाहिए। डॉक्टर साहब, बच्चों की घर में है और चाय और उसके साथ स्नैक्स कई बार अधिकता हो जाती है, तो आप एक विशेषज्ञ के तौर पर क्या सलाह देना चाहेंगे कि स्नैक्स में क्या चीज़ें हम शामिल करें? जैसे हम लोग स्नैक्स में जैसे पेट भरने के लिए सबसे जो मधुमेह के रोगियों के लिए जो 0 कैलोरी फूड्स होते, जैसे 0 कैलोरी फूड्स में हमारा खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, सलाद है, ये जितना चाहे खा सकते हैं। और चाय में भी जो है शुगर फ्री चाय पिए तो ज्यादा अच्छा है। कुछ लोग लेमन टी भी सेवन करते हैं, तो वो लेमन टी भी ले सकते हैं। तो लेमन टी में ना तो चीनी डलती है ना दूध डलता है, तो उसमें भी लेमन टी का सेवन से भी या ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं और उसमें शुगर नहीं बढ़ता उससे। और बाकी बिस्किट और जो ओवन वाली चीजें हैं जैसे बिस्किट्स हैं, ब्रेड्स हैं, ये जहां तक हो सके अवॉइड करने चाहिए। डॉक्टर ठुकराल, हम जब कोरोना से युद्ध लड़ रहे हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो सोच है वो सकारात्मक होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? इसमें हमको लगता है कि हमारा जो वैदिक जो हमारी नीतियां थी उसके हिसाब से जो योगा है और जो पूजा पाठ है ये हमको एक सकारात्मक रखने में बहुत उपयोगी रहता है। तो मैं तो अपने सारे मरीजों को यही सलाह देता हूँ कि कम से कम 1-1.5 घंटा योगा जरूर करें और कुछ ना कुछ पूजा पाठ भी जरूर करें। और एक फैमिली के साथ कोई एक एंटरटेनमेंट, जैसे सब लोग मिलके कैरम बोर्ड खेल लें, सब लोग मिलके चेस खेलें, कोई इंडोर गेम्स खेलें जिसमें कि हंसना हंसाना लगा रहे फैमिली के साथ और केवल नेगेटिविटी को अपने ऊपर भारी ना होने। मधुमेह के रोगियों के लिए नींद कितनी आवश्यक है डॉक्टर ठुकराल? ये तो बहुत जरूरी है। हमारे जो मधुमेह के रोगी हैं उनके लिए कम से कम 8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है, क्योंकि नींद के कई सारे फायदे हैं। अच्छी नींद आने से भी शुगर कंट्रोल और बीपी कंट्रोल होने में मदद मिलती है और हमारी जो इन्फेक्शन से लड़ने की जो शरीर की गतिरोधक क्षमता है वो भी इम्प्रूव होती है। तो कम से कम 8 घंटे की नींद तो जरूर लेनी चाहिए, ये तो बहुत ही आवश्यक है। डॉक्टर ठुकराल, अब लॉकडाउन में ढील दी जा रही है और धीरे धीरे जो कार्यालय हैं, जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो दुकानें हैं, जो मार्केट्स हैं, वो खुलने लगे हैं, लोग आ जा रहे हैं और ऐसे में ये बहुत चुनौतीपूर्ण भी हो गया है कि हम किस तरह से अपने को सुरक्षित रखें। सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, तो आपकी क्या सलाह है आम व्यक्ति को? सबसे जरूरी तो ये है कि बिना मास्क लगाए जो है घर के बाहर बिल्कुल ना निकलें और घर के बाहर भी निकलें तो जो है कम से कम नहीं तो 2 गज की डिस्टेंस हर आदमी से बना के रखें। और जैसे घर से निकले तो हाथ धो के निकलें। अपने व्यापार की जगह पे जाएं तो वहां जाके जो है काम करने से पहले हाथ, फिर घर आने के बाद तुरंत हाथ जरूर धोएं। तो नियमित रूप से जो है पीरियोडिक इंटरवल से बीच बीच में हाथ धोते रहें साबुन से अच्छे से। मास्क हमेशा लगाए रखें और एक सेफ डिस्टेंस 1 मीटर की जो है वो बना के रखें। और सबसे ज्यादा जरूरी है ऐसे टाइम पे हमारी अपने आप को तो सुरक्षित रखना ही है, हम सबकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमसे दूसरे को भी ना फैले। तो इसलिए अगर हमें किसी भी व्यक्ति को कोई लक्षण लगे कि उसे बुखार खांसी है तो बेहतर है कि वो घर के बाहर ना निकले। डॉक्टर अनुभव ठुकराल, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं को दी कि जो मधुमेह के रोगी हैं वो अपनी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं और ये चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों का शुगर लेवल नियंत्रित है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा कहा जा सकता है। डॉक्टर ठुकराल, आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप नीलम मलकानिया से समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, पूर्णबंदी से कोविड-19 के संक्रमण और मृत्यु दर कम हुई, अनेक लोगों को बीमारी से बचाया गया। कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होने की दर 42.45% हुई। आरोग्य सेतु ऐप से 11 करोड़ 40 लाख लोगों के जुड़ने से विश्व का सबसे बड़ा ऐप बना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को कोविड-19 के मद्देनजर माता और बच्चों को आवश्यक दवाइयों की होम डिलीवरी करने का सुझाव दिया और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी अपने वर्तमान स्थान से शेष परीक्षा दे सकेंगे। अब समाचार विस्तार से।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में लॉकडाउन लागू करने के कई लाभ हुए हैं और सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि इसने महामारी के फैलाव की दर को धीमा कर दिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार लॉकडाउन लागू करने से कई मौतों और संक्रमणों को रोका जा सका है। इसके साथ ही लॉकडाउन के दौरान देश में कोविड-19 से संबंधित विशेष बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है, टीकों संबंधी अनुसंधान को बढ़ावा मिला है और आरोग्य सेतु के रूप में महामारी से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों पर नजर रखने वाली प्रणाली सुदृढ़ हुई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमित 64,426 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 42.45% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 3,935 लोग ठीक हुए। इस दौरान 6,387 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1,51,767 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आरोग्य सेतु कोरोना रोगियों के संपर्क में आए लोगों का पता लगाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा ऐप बन गया है। अनेक ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि सिर्फ 40 दिनों में 11 करोड़ 40 लाख लोग इससे जुड़े हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि ये ऐप सरकार, उद्योग और नागरिकों के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। उन्होंने ये भी कहा कि इस ओपन सोर्स ऐप का iOS वर्जन अगले 2 हफ्तों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। ये समाचार हमें समाचार सेवा प्रभाग की वेबसाइट से प्राप्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वे कोरोना महामारी के दौरान माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स में कैल्शियम, जीवन रक्षक घोल, ORS, जिंक, गर्भ निरोधक और आयरन फोलिक एसिड गोलियों जैसी चीज़ों की होम डिलीवरी की व्यवस्था करें। मंत्रालय ने कहा है कि प्रजनन स्वास्थ्य, मातृ स्वास्थ्य और नवजात शिशु, बच्चों, किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य तथा पौष्टिक आहार की आपूर्ति को भी आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सेवाओं में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 1 जुलाई से आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की लंबित परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को एक बड़ी राहत दी गई है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जो छात्र दूसरे राज्य या जिलों में चले गए हैं, वे वहीं से इन परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि छात्रों को इन परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए अपने पिछले परीक्षा केंद्रों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नवीन जोशी। डॉक्टर नवीन जोशी एसोसिएट प्रोफेसर हैं स्वस्थ वृत्त एवं योग विभाग, उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में। डॉक्टर नवीन जोशी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सर। लॉकडाउन अभी जारी है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ और रियायतें इसमें मिलेंगी, लेकिन ये जो दौर आरंभ हुआ है इसमें लोग घरों से बाहर निकलना आरंभ कर चुके हैं क्योंकि कार्यालय भी खुले हैं, व्यापार में बढ़ोतरी हुई है, दुकानें खुलने लगी हैं और जो अवधि है वो भी बढ़ने लगी है। तो चूंकि घर से बाहर निकल रहे हैं लोग, तो ये एक चुनौतीपूर्ण हो गया है स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी और हम सभी के लिए। तो किस तरह की सावधानी रखने की आवश्यकता है, ये हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करें अपने विचार। वो कौन से बिंदु हैं जिन पर खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है? देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से हमारे भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने इस संबंध में कुछ सामान्य जानकारियां दी है। यदि हम इन जानकारियों का पालन करें तो हम निश्चित रूप से अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बरकरार रख सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। यदि इन सामान्य जानकारी के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले पूरे दिन आप गुनगुने पानी का सेवन करें। नित्य आप योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन का लगभग 30 मिनट तक आप जरूर इसका अभ्यास करें।
अपने भोजन में या अपने खान पान में आप हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे औषधि द्रव्यों का आप निश्चित रूप से प्रयोग करें। इसके अलावा आप जो है वो कुछ आयुर्वेदिक इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्वों को हमारा आयुष मंत्रालय रिकमेंड करता है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि च्यवनप्राश जो है केवल ऐसे मरीजों को जो डायबिटीज से पीड़ित हैं उनको छोड़कर बाकी सभी 1 चम्मच की मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टी जो काढ़ा जिसको बोलते हैं, जिससे तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी, मुनक्का इनके से बनाया हुआ आप और थोड़ा सा उसमें अगर गुड़ या नेचुरल शुगर मिला करके या फिर फ्रेश लेमन जूस अपने स्वाद के अनुसार आप लेकर इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। रात में या फिर दिन में किसी एक समय आप गोल्डन मिल्क के नाम से बताया गया एक औषधि का प्रकल्प है, जिसमें कुछ भी नहीं है। दूध जो है वो आप 1 गिलास दूध ले रहे हैं और उसमें आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल दें, तो ये आप दिन में 2 बार भी या 1 बार भी इसको ले सकते हैं। ये गोल्डन मिल्क नाम दिया गया है। इसके अलावा आप अपने नाक में नश्यकर्म के द्वारा यानी नाक में दवा को डालने में आप कुछ नहीं तो घर में आपके नारियल का तेल है या घी है, तो इनको आप दोनों नासा छिद्रों में आप प्रतिमर्श नश्य के रूप में लगा सकते हैं। इसके अलावा एक ऑयल पुलिंग थेरेपी जिसे गंडूस कहा जाता है, जिसमें आप 1 चम्मच शीशम या नारियल का तेल अपने मुंह में लेकर के आप उसे निगलना नहीं है, बस उसे आप मुंह के अंदर घुमाएं 2 से 3 मिनट तक और बाहर थूक दें और इसको फिर आप गुनगुने पानी से साफ करके इसको आप दिन में 2 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यदि आपको गले में कोई तकलीफ है या फिर गले में दर्द का अनुभव होता है तो आप नीम का इनहेलेशन ले सकते हैं, जिसमें आप पुदीना की पत्तियां, अजवाइन इनको आप कम से कम दिन में 1 बार इस तरह के स्टीम की एक इनहेलेशन ले सकते हैं। लौंग का पाउडर आप नेचुरल शुगर या हनी के साथ मिलाकर 2 से 3 बार आप ले सकते हैं जब भी आपको खांसी या फिर गले में कोई इरिटेशन फील होता हो। इसके अलावा आप सूखी खांसी या फिर गले में अगर आपको अधिक तकलीफ हो रही हो तो आप जो है वो निश्चित रूप से चिकित्सक के साथ संपर्क में आप आए, वो आप उसकी गाइडलाइन के हिसाब से अपनी चिकित्सा करें। तो ये कुछ गाइडलाइन जो है जो आयुष मिनिस्ट्री देता है, इन सभी को फॉलो करके आप और अच्छा भोजन, पोषण युक्त भोजन और सोशल डिस्टेंसिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यानी अपनी आप लोगों से एक निश्चित दूरी को रखें। सामाजिक दूरी ना कहें उसे, हम पर्सनल दूरी रखें यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन रखें। और साथ साथ कोई यदि कोरोना के टच में है या कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है तो उसका सामाजिक रूप से बहिष्कार न करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। भारत में जितने भी रोगी लगभग अधिकांश जो लोग इससे संक्रमित हुए हैं वो ठीक हो जाते हैं। इसमें ठीक होने की दर बहुत ही ज्यादा है, तो उससे दूरी बनाएं, पर आप उसे उस प्रकार से सोशल स्टिग्मा के रूप में न देखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोशी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि इसे हम सोशल स्टिग्मा के रूप में ना लें। और इस समय प्रवासी वो वापस लौटे हैं अपने गांव की ओर और गांव में उनका स्वागत किया जाना चाहिए, और वो किन्हीं परेशानियों में फंस गए, इस कारण अब विलंब से वो आ रहे हैं। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका कि वो किस तरह से अपने को क्वारंटाइन करें और जो गाँव वासी हैं किस तरह से उनको सहयोग करें? देखिए, जो लोग प्रवासी लोग हैं वो बेचारे बहुत ही तकलीफ में थे, वो किसी और राज्य में अपनी जीविकोपार्जन के लिए गए थे और अब हमारी सरकार ने उन्हें जो है वो वापस लाने का एक रास्ता ढूंढा है। अब वो वापस आ रहे हैं, तो पहले तो हमें उनसे भी अनुरोध है कि उनको जिस प्रकार से होम क्वारंटीन में कहा गया है वो अपने गाँव में जाएं, तो अपने घरों में 14 दिन जो है कम से कम का क्वारंटाइन जरूर फॉलो करें। और साथ साथ जो गाँव में जो फिर जिम्मेदार लोग होते हैं उस पर निगरानी भी रखें। पर एक बात जरूर है कि कोई बाहर से आ रहा है और प्रवासी है और आपके गांव में आया है तो आप ये मत मान लें कि वो कोरोना से संक्रमित हो सकता है या कोरोना के संपर्क में आया होगा। इसीलिए उसके प्रति किसी भी प्रकार का सामाजिक इस प्रकार से नजरों से उसको कुदृष्टि से देखना ये कहीं भी उचित नहीं है। उसको सावधान जरूर करें, उससे आप दूरी जरूर बनाएं, पर जैसा मैंने कहा कि आप सामाजिक रूप से उसको स्टिग्मा के रूप में या सामाजिक रूप से आप उसे एक अलग तरह से आपको देखना, ये कहीं तक भी जो है वो एक समाज के लिए, अच्छे समाज के लिए वो हित में नहीं है। तो आप दूरी बनाएं, पर उसे इस प्रकार से उसे किसी प्रकार से गलत ढंग से उसे प्रस्तुत ना करें। डॉक्टर जोशी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम बीमारी से घृणा करें, बीमार से नहीं। आमतौर पर जब हम कोरोना की बात करते हैं तो अभी किसी प्रकार का कोई वैक्सीन या किसी तरह की कोई दवा हमारे सामने नहीं है। केवल एकमात्र औषधि है वो सोशल डिस्टेंसिंग जिसे हम कह रहे हैं। तो इसे हमें अपने जीवन शैली का एक अंग बनाना होगा और साथ में जो हाथों की सफाई है, हाथों को निरंतर धोते रहना,
चाहे वो साबुन से हो, और यदि साबुन उपलब्ध ना हो तो हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग हम लगातार करते रहें। आप क्या कहेंगे, क्योंकि अब हम लोग बाहर निकलना आरंभ हुए हैं और ऐसे में जी बहुत जरूरी है कि हम किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें। देखिए, निश्चित मानिए कि ये हमें कुछ चीजों को अपने जीवन शैली में अब कोरोना के साथ जीना हमें सीखना होगा, क्योंकि अब ये एक सच्चाई है। क्योंकि हमें अब सफाई को अपने जीवन में, जो हमारे फिजिकल डिस्टेंसिंग है, बाहर हमें जाने से पहले एक दूरी बनाना, घर में आने के बाद निश्चित रूप से हाथ धोना, 20 सेकंड तक हाथ को अच्छी तरह से धोना। यदि आप बाहर जा रहे हैं और किसी भीड़ भरे इलाके में आप जा रहे हैं तो मास्क को पहनना। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार का अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का संक्रमण है और खांसी, जुकाम और छींकने की जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तो एक रुमाल या फिर जो है उसको ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, दूसरों में भी संक्रमण ना हो इसके लिए ख्याल रखना। ये सभी चीजें हमें अपने जीवन में जो है वो फॉलो अब लगातार करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो स्थिति आने वाली है उसमें हमें जो है वो सरकार इस प्रकार से कुछ घोषणाएं कर सकती है जिससे कि हमें खुद अब जो है अपने प्रति और अपने समाज के प्रति अधिक जिम्मेदार होना पड़ेगा और हमें अपनी समझदारी का परिचय देना पड़ेगा। और जिसमें जो जैसा कि आपने कहा, अपने हाथों की सफाई, अपने घरों में जो है बहुत इस प्रकार के पारिवारिक किसी प्रकार के समारोहों से बचना, बाहर किसी प्रकार की इस प्रकार की गैदरिंग में नहीं जाना। और यदि कोई इस प्रकार का लक्षण उत्पन्न होता है जिसमें कि लगता है कि कुछ इस प्रकार की स्थिति हो सकती है, तो उसे न छिपाते हुए, क्योंकि अधिकांश लोगों में लक्षण बहुत ज्यादा नहीं आते हैं और व्यक्ति स्वस्थ रहता है, तत्काल जो नंबर दिए गए हैं हेल्पलाइन नंबर, उनसे कांटेक्ट करके अपने आप को चिकित्सक के संपर्क में रखना और फिर चिकित्सक के अनुसार जो भी बताया जाता है उसको फॉलो करना। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी दैनिक जीवन शैली में जो भी बताई गई चीजें हैं, जैसा मैंने पहले बताया, उनको अपनाना। ये माना गया है और ये देखा गया है कि जो लोग इस प्रकार से अपनी जीवन शैली को नियमित रखते हैं, नियंत्रित रखते हैं और संयमित रखते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है और कोरोना वायरस के संक्रमण के बावजूद भी वो लोग बड़े आराम से अपनी जीवन को ठीक प्रकार से बचाते हैं। और बहुत लोगों में तो देखा गया है कि संक्रमण होने के बावजूद भी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छे होने के कारण उनमें किसी भी प्रकार के ऐसे जो खतरे वाले लक्षण नहीं पैदा हुए। तो इन सभी चीजों को हमें हमेशा फॉलो करने की आगे जरूरत है। डॉक्टर नवीन जोशी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना ये सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इस बीमारी का। यदि आप स्वस्थ हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक ठाक है, तो गंभीर लक्षण इसमें पैदा नहीं होंगे। आपने आयुष मंत्रालय की गाइडलाइंस के बारे में हमें बताया और च्यवनप्राश की बात भी हुई, और जो डायबिटिक हैं उनके लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी उपलब्ध है मार्केट में, तो उसका सेवन वो कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे कि यदि खान पान की बात करें, क्योंकि इस समय फल आ गए हैं मार्केट में, सब्जियां भी भरपूर हैं, तो किस तरह का भोजन हम आमतौर पर लें जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सके? देखिए सर, ताजे फलों का सेवन करें हम अधिक से अधिक। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें ये जरूर ध्यान रखें कि उसमें विटामिन सी की मात्रा प्रचुर मात्रा में हो। बल्कि विटामिन सी ही क्यों, सारे विटामिन ए, बी, सी, सारे विटामिन हो, नेचुरल फ्लेवोनॉइड्स हो और पोषक तत्व हो। आहार में पोषक तत्वों की मात्रा नियंत्रित हो, जिसका हम लगातार सेवन करें। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि गुनगुना पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको आयुर्वेद में भी उष्णोदक कहा है, उसको हम लेते रहें, पीते रहें। और खान पान में, सब्जियों में आप ये जरूर ध्यान रखें कि ताजी सब्जियां होनी चाहिए। लेकिन आप ये जरूर ध्यान रखें, घर में सब्जियां आए तो आप उसे अच्छी तरह से गर्म पानी से धुलें, धुलने के बाद ही आप उसका प्रयोग करें। और इस प्रकार की कुछ साधारण सी बातों को आप अपने जीवन में उतार करके आप जैसे पहले जीते थे वैसे ही अपनी सामान्य जीवन को आप व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर नवीन जोशी, इसमें सकारात्मक सोच का क्या योगदान हो सकता है? देखिए, अगर हम लगातार यही सोचते रहेंगे कि हम इससे संक्रमित हो जाएंगे या आगे हमारा क्या होगा, इस प्रकार की नकारात्मकता, नेगेटिव थॉट हमेशा हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करती है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मा, इंद्रिय और मन यदि आपका प्रसन्न है तो आप स्वस्थ हैं। यानी आप कहीं ना कहीं किसी रूप से आप मानसिक तौर पर अगर आप भय में हैं, भयाक्रांत है कि कहीं मैं बाहर गया तो मुझे कोरोना तो नहीं हो जाएगा, या मैं संक्रमित तो नहीं हो जाऊंगा, या फिर मैं किसी चीज को, आपके मन में अक्सर एक प्रकार का भय व्याप्त हो, तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे सीधे प्रभावित होती है। तो आपको हमेशा मेडिटेशन, ध्यान और योग ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी सकारात्मकता को रखने के लिए। तो आपका सकारात्मक सोचना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव थिंकिंग इज वेरी नेसेसरी।
डॉक्टर जोशी, यदि हम आपसे कहें कि नींद की क्या भूमिका है, क्योंकि कई लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि आजकल नींद प्रॉपर नहीं आ रही है। नींद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि आप सोएंगे नहीं ढंग से तो निश्चित है, मानिए आपका मस्तिष्क जो है वो विश्राम नहीं करेगा, तो आप एक प्रकार से शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से थके रहेंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यदि आप नींद नहीं लेते हैं तो वो नींद नहीं ली गई नींद आपके मस्तिष्क में स्टोर होती है और वो हमारे शरीर की कोशिकाओं को कहीं ना कहीं थकाती है, और जिसके कारण आप अल्टीमेटली देखें तो हम ज्यादा थकते हैं और थकने की वजह से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और फिर हम उसी प्रकार से किसी भी संक्रमण को निमंत्रण दे सकते हैं। तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है और इसके लिए आपको कुछ नहीं, आप रिलैक्स रहें, अपने पैरों में तेल लगाएं। तेल का अध्ययन बहुत बढ़िया बताया गया है और कुछ ऐसी चीजें हैं, आप अपने अच्छे पॉजिटिव साहित्य को पढ़ सकते हैं। आप बहुत लगातार देर रात तक आप किसी प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व ना रहें जिससे आपको रात को देर से नींद आए और सुबह आप देर से उठें, क्योंकि सुबह उठना और रात को समय पर सोना ये बहुत आवश्यक है। ये एक नियमित दिनचर्या के भी आवश्यक है, तो अच्छी नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर जोशी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हम इंतज़ार करेंगे आपके संदेश का, आपकी प्रतिक्रिया का अपनी ईमेल आईडी पर जो है air12nm@gmail.com। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नियमों का पालन करते रहिए। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। अब मुझे यानी नीलम मलकानिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।